नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग सबको। आज के वीडियो में हम लोग CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं एंड इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कैसे आप इसको प्रिपेयर करने वाले हो, कैसे हम साथ मिलकर इसे प्रिपेयर करने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इफ़ वी टॉक अबाउट, सबसे पहले ये आपके पेपर मई मंथ में होने वाले हैं, तो आपके पास ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना है टू अच्छे से प्रिपेयर दिस। एंड सिलेबस वही है जो 11th और 12th में था, तो अगर पढ़ा हुआ है तो एक क्विक रिविजन की ज़रूरत है जो हम साथ में करेंगे। नहीं पढ़ा हुआ तो कैसे प्रिपरेशन करना है उसका आपको आज आइडिया मिल जाएगा, राइट। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। उन 50 क्वेश्चंस के लिए आपको बेसिकली इकोनॉमिक्स के 10 यूनिट्स पढ़ने पड़ेंगे। 2 यूनिट्स माइक्रो से आएंगे, 5 यूनिट्स मैक्रो से आएंगे एंड देन 3 यूनिट्स आएंगे इंडियन इकोनॉमी से। हर सही आंसर के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, हर गलत आंसर के लिए 1 नंबर कटेगा भी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो, फॉर एग्जांपल 40 क्वेश्चंस करने को बोला गया पर आप 45 कर देते हो जो कि सही हैं, तो आपको 40 के हिसाब से नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। इतनी बात में हम लोग सब क्लियर है। चलो देन लेट्स टॉक अबाउट, आज हम लोग माइक्रो से शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे इनको हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। जो चैप्टर्स जितना एरिया कवर करेंगे उस हिसाब से आपके लेक्चर्स डिवाइड होंगे। अपकमिंग मंथ में यानी कि अप्रैल के महीने में हम CUET का सिलेबस कवर कर देंगे। आपके पेपर 15 मई से बाद में ही शुरू होने वाले, तो आपको 15 दिन का बफर टाइम भी मिल जाएगा। तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैंने सारे जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, हम क्विकली रिवाइज करते जाएंगे। एंड इसके रिलेटेड जो आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, प्रिंट कर लो या फिर फ़ोन पे ही उसे कह सकते हैं, मार्क कर लो। एंड देन लास्ट में आपको आंसर्स भी मिलेंगे, उनके साथ आप उसे टैली कर सकते हो। अगर कोई भी गलती हो रही है, कोई भी टॉपिक अनक्लियर लग रहा है, तो आप 11th 12th वाली वीडियोस जाके वहाँ पर चीज़ें चेकआउट कर देते हो। कोई मेजॉरिटी ऑफ पीपल का डाउट होगा तो वो हम लाइव लेक्चर्स वगैरह में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो कमेंट में आप सब ट्यून रहेंगे एंड बताते रहेंगे कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, राइट। शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक सब्जेक्ट है, एक सोशल साइंस है जो कि आपको बताता है कि सोसाइटी चूज कैसे करती है, आपके मेरे इन जैसे इंडिविजुअल्स कैसे चॉइस करते हैं। चॉइस किस रिलेटेड में करनी होती है? जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है और उनके डिफरेंट यूजेस हैं, उनमें इन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। अगर 10 रुपए का नोट है तो कहाँ खर्चा करना है, ये जो आप चॉइस कर रहे हो। यहाँ पे जो भी ह्यूमन का बिहेवियर है उसे जो स्टडी करता है, उस सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। स्कार्सिटी क्या होती है? एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज लेस देन द डिमांड, यानी कि आपको क्या चाहिए। मान लेते हैं कि आपको 50 रुपए चाहिए, आपको चीज़ें खरीदनी 50 रुपए चाहिए, लेकिन आपको मिले कितने हैं? 10 ही रुपए मिले। तो जो सप्लाई है वो कम है जितनी आपकी डिमांड है उससे। अक्सर जिंदगी में चाहे वो पानी हो, मनी हो, लैंड हो, क्लोथ्स हो, कुछ भी, किसी भी तरीके का रिसोर्स जितना हमें चाहिए होता है उससे कम में ही अवेलेबल होता है। इसी सिचुएशन को बोलते हैं कुछ कमी है, स्कार्सिटी है। Then we have economic problem. Economic problem is a problem of choice which involves how to use limited resources in alternative uses. हमने बार बार पढ़ा इकोनॉमिक सब्जेक्ट में क्या रहता है कि जो भी आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी में जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड क्वांटिटीज में अवेलेबल है, लेकिन आपको चाहिए सब कुछ, ये कि ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, जिसकी वजह से आपका जो रिसोर्स है वो स्कार्स है। पर अब कुछ ना कुछ तो लोगे ना, सब कुछ तो नहीं छोड़ दोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा, ये ले या फिर ये ले। तो उस चॉइस करने के में जब आप कश्मकश में हो, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स, 3 प्रॉब्लम होती है जो हर इकोनॉमी फेस करती है कि प्रोड्यूस क्या किया जाए, प्रोड्यूस कैसे किया जाए एंड प्रोड्यूस किसके लिए किया जाए। जो भी रिसोर्स है उससे रिलेटेड डिसीजन लेना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस,
हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आप डिसाइड करते हो कि आपको पीस गुड्स बनाने हैं, लोगों का ब्रेड बटर बनाना है, या फिर वॉर गुड्स बनाने हैं, आपको एक लैंड पे इंडस्ट्री खोलनी है या एग्रीकल्चर करना है। क्या करना है, प्रोड्यूस क्या करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर से प्रोड्यूस करवाना है या मशीनों से प्रोड्यूस कराना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना है या पुअर पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना है। ये सारे डिसीजंस आप लेते हो, हर इकोनॉमी के अंदर ये डिसीजंस लिए जाते हैं, इसीलिए इसे सेंट्रल प्रॉब्लम कहा जा रहा है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितना बनाना है एंड कितनी क्वांटिटी में बनाना है। This problem deals with the situation where the economy has to decide which good and service it should produce and in what quantities, given the resources which are scarce and have alternatively usable. How to produce, this problem deals with the choice of the technique of production, कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए। It is always possible to employ alternative techniques of production to produce a commodity. For whom to produce, once goods and services have been produced in the economy by producers, a decision has to be taken regarding efficient distribution of income generated from the sales. Again, कि आप किस section of society के लिए goods को produce कर रहे हो। देन वी टॉक अबाउट इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, एक सब्जेक्ट मैटर है। इकोनॉमी एक सिस्टम है। इकोनॉमी बताता है कि एक स्ट्रैटा के लोग या फिर जो भी इकोनॉमी के अंदर लोग हैं वो पैसा कैसे कमा रहे हैं। द सिस्टम ऑफ अर्निंग लिवलीहुड क्या बन जाता है, इकोनॉमी। इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स लिवलीहुड टू द पीपल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होंगी, पैसा कमाने वाली एक्टिविटीज। दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी और लिवलीहुड। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जब आप किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एट इंडिविजुअल लेवल स्टडी कर रहे हो। मैक्रो क्या होता है, जब पूरी इकोनॉमी के लेवल पे स्टडी कर रहे हो। माइक्रो का मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल जरूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल ही हो, एक इंडिविजुअल कॉलोनी भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल सिटी भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल स्टेट भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री भी हो सकती है जिसके अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज आ जाएंगी। तो माइक्रो में भी एग्रीगेशन यानी कि चीजों को इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन मैक्रो में टोटैलिटी में बात होगी, सारे देश को इकट्ठा कर देंगे। माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है। Microeconomics is a branch of economics which studies economic problems relating to individual economic units of the economy. Macroeconomics, it is a branch of economics which studies economic producers relating economic problems होगा, problems relating to the whole economy। बोलोगे इसको बात समझ में आ रही है। देन हमारे पास टॉपिक आ जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। ये सब आपका 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता था, आपके पास दो गुड्स होती थी, गुड 1 एंड गुड 2। अब क्या है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे या तो मैं गुड 1 ग्रो कर सकती हूँ या फिर गुड 2 ग्रो कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ जो गुड 2 है उसका एरिया इंक्रीज हो तो मुझे पिंक एरिया कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यानी कि मान लो 10 यूनिट्स ऑफ गुड 2 बन रहे हैं एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड 1 बन रहे हैं इस पॉइंट पे। अब अगर मैं चाहती हूं कि जो गुड हमारा यहाँ पर 1 है वो क्या हो, ज्यादा प्रोड्यूस हो, 2 से 4 पे चला जाए, तो यानी कि मैं ये वाला एरिया इंक्रीज करना चाहती हूँ तो मुझे वाइट से कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। यानी कि गुड 2 से कुछ ना कुछ छीनना पड़ेगा। अगर एक गुड बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, डिमिनिश होगी, क्योंकि पीस ऑफ लैंड क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि रिसोर्स जो है वो कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर मुझे एक चीज बढ़ानी है तो दूसरी क्या करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। सिंपल समझो, आपके पास 100 रुपए हैं, आपने क्या किया, 5 लॉटी चोको पाई खरीद ली, 5 लेज के चिप्स खरीद लिए 10 रुपीज वाले, 50 रुपए इधर खर्चा हुआ, 50 रुपए इधर खर्चा हुआ। अब आपका मन कर रहा है कि अरे जो लेस के चिप्स है ना ये 5 नहीं चाहिए, ये 8 चाहिए। अगर 8 चिप्स खरीदोगे 80 रुपया खर्चा हो जाएगा,
तो लॉटी चोको पाई कितने आ पाएंगे? 100 रुपए टोटल थे, 80 रुपए खर्चा हो गया, 20 रुपए बचे, यानी कि सिर्फ 2 ही लॉटी चोको पाई आएंगे। यानी कि आपने अगर 3 लेज गेन करने हैं तो आपको 3 लॉटी चोको पाई सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि रिसोर्स क्या है? कांस्टेंट है। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, जो आपका कुछ इस तरीके की शेप में दिखेगा, ये हमें क्या दिखाता है कि जब भी आप एक रिसोर्स गेन करते हो तो आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें दिखाता है 2 गुड्स की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी। क्या लिखा हुआ है? इट इज अ कर्व विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड by fully and efficient utilization of given resources and technology। पूरा पीस ऑफ लैंड यूज हो रहा है, पूरे के पूरे 100 रुपए यूज हो रहे हैं, तो कितना गुड 1 और कितना गुड 2 आ सकता है, बनाया जा सकता है, उसी को क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलेंगे, उन्हीं कॉम्बिनेशंस को, राइट? हाँ या ना? देन हमारे पास आ जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जब भी आपके पास 2 ऑप्शंस आ गए, इकोनॉमी में चॉइस आ गया, आपने एक चीज चुन ली, जो सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था ना, जो चीज आपने छोड़ दी, उसे बोलते कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है पहली चीज को चूज करने की। मान लेते हैं कि आपके पास क्या है कि आपको मैंने ऑफर किया कि भाई लेज लोगे ₹20 वाला, या फिर कुरकुरे लोगे ₹10 वाले, या फिर 5 स्टार लोगे ₹5 वाले। तो आपने क्या किया? फटाफट से लेज को चूज कर लिया। अब यहाँ पे सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या था? मान लेते हैं मेरे लिए वो कुरकुरे था, तो कुरकुरे क्या बन जाएगा यहाँ पे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा लेज को चूज करने की। जो आप चूज कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, जो आप चूज कर रहे हो उसको चूज करने के लिए जो चीज आपने छोड़ दी, सैक्रिफाइस कर दी, सेकंड बेस्ट ऑप्शन था, वो आपका क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ या ना? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलता है? जैसे कि यहां पर क्या हो रहा था, आप हर बार कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे थे कुछ गेन करने के लिए। पहले आप 90 पे थे, 70 पे आ गए, 20 आपने सैक्रिफाइस किया, यहां से 0 से गेन करने के लिए मान लेते हैं हम 20, 0 से 20 तक आने के लिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया। देन 20 से 30 पे जाने के लिए आपने अगेन क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया। देन 30 से 40 पे जाने के लिए अगेन आपने क्या कर दिया? कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। नाउ जब हम हर बार चेक करते हैं कि कुछ छोड़ने की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ी, तो उसे हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका क्या होता है? अगर हम यहाँ पे इसको समझें, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? रेशियो होती है जो भी आपने लॉस किया ओवर जो भी आपने गेन किया। हर स्टेप पे आपके लॉस में जो भी चेंज आ रहा है ओवर जो भी चेंज आ रहा है गेन में। मान लेते हैं आपने 20 लूज किया, ठीक है, और 20 ही गेन कर लिया, इसका मतलब क्या है? MOC आपका आ जाएगा 1। इस बात का मतलब समझ लो बहुत ध्यान से कि ये बोल रहा है कि अगर 20 गेन किया है 20 लूज करके, यानी कि जब भी एक गेन करना है तो एक छोड़ना पड़ेगा। मान लो आप लूज करते 40, गेन होता 20, तो आप क्या बोलते कि मैंने क्या किया? MOC कितना आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब है कि हर बार एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए आपको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? 2 यूनिट्स सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो रेशो होती है लॉस, चेंज इन लॉस ओवर चेंज इन गेन का, जो कि आपको समझने में हेल्प करती है कि देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल बताएगा क्या कि मैंने 20 गेन किया एंड 40 लूज किया, 40 मेरी क्या बन गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता है अगर आपने 40 क्या किया? लूज किया है, 20 आपने क्या किया? गेन किया है, तो इसका मतलब हर एक एडिशनल यूनिट को अपने पास लाने के लिए आपने 2 यूनिट्स किसी चीज के सैक्रिफाइस किए हैं, छोड़े हैं। समझ में आ रहा है कि जब हम बोलते हैं कि रेशो है उसका क्या मतलब होता है? हाँ या ना? देखो यहाँ पे पढ़ेंगे अपन लोग, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू
of quantity sacrificed of a good produced to produce additional unit of another good. अगेन ये क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा कि कितना चेंज आया है जो आप लूज कर रहे हो उसमें और कितना चेंज आया जो आप गेन कर रहे हो उसमें. वही बताया कि आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो एक और यूनिट गेन करने के लिए. तो जब हम पीपीसी ड्रॉ कर रहे हो उसकी कुछ अजम्पशंस होंगी, कुछ बातें हम अज्यूम करके चलते हैं. वो ये है कि दो ही गुड्स हैं इकोनॉमी के अंदर जिन्हें प्रोड्यूस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, रिसोर्सेस में कोई चेंज नहीं है, रिसोर्सेस को कंप्लीट फुली यूटिलाइज किया जा रहा है. अगर प्रॉपर पीस ऑफ एक लैंड है, 100 एकड़ जमीन है, तो 100 के 100 एकड़ को यूज किया जा रहा है, 90 या 80 एकड़ नहीं यूज कर रहे, पूरी जमीन यूज हो रही है. द रिसोर्सेज विच आर टू बी यूज्ड to produce goods and services are not equally efficient in producing two goods. इस लाइन का मतलब क्विकली समझेंगे. देखो, जब भी हम पीपीसी बनाते हैं हमारा पीपीसी बनेगा इस शेप का. इस शेप का मतलब होता है कि जब हर बार आप कुछ भी गेन करोगे तो जो उसके लिए आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके लिए जो भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो ग्रेजुअली वो इंक्रीज करेगा. मान लेते हैं कि आपने क्या किया, यहां पर मान लो 100 है एंड ये 0 है, ये गुड 2 है, ये गुड 1 है. गुड 1 100 बन रहा है, गुड 2 0 बन रहा है. नाउ आपने क्या किया, एक यूनिट आ गया, हाँ या ना, यहां पे मान लेते हैं 90 पर आ गया. ठीक है, आपने कितना लूज किया, 10 लूज किया एक गेन करने के लिए, हाँ या ना. नाउ अगेन अब आप 2 पर पहुंच गए हो एंड यहां पे मान लेते हैं कि आप पहुंच गए हो 70 पे. ठीक है, 70 पे कितना लूज किया आपने, यहाँ पे 90 to 70, 20 लूज किया, गेन कितना हुआ, एक. बस इधर से ही बात समझ लो. क्या नोटिस कर रही हूँ, हर बार गेन कितना हो रहा है, 1 1 1. लूज कितना किया, पहले 10 बाद में 20, और आगे अगर करूंगी प्रोडक्शन तो मान लेते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 30. पीपीसी का जो कर्व होता है वो इस शेप में इसीलिए बनता है, इसका रीजन यही है कि जो आपका लॉस है वो हर एडिशनल स्टेप के साथ इंक्रीज करता है. रीजन क्या है, इस चीज को जो आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ये गुड आपको बनानी आती थी. अब जहां पर आप इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, ये अभी आपको बनाना नहीं आता, यहां पर आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है. देखो, जैसे हमने पैसे के एग्जाम्पल से समझा था कि आप लॉटी चौको पाए पे खर्चा कर रहे हो, चिप्स पे खर्चा कर पा रहे हो, वहां पे ही आपको क्लिक नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पे आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो. अब थोड़ा सा अगर इस एग्जाम्पल को समझना है, प्रोडक्शन पे आ जाओ. मान लो कि आपके पास 2 तरीके की फसलें, आप एक तरीके की फसल उगा रहे थे अपनी जमीन पे. ठीक है, नौ आपके पास कोई आता है एंड आपको सलाह देता है कि आजकल स्ट्रॉबेरीज का बड़ा ट्रेंड है, आप ये सब छोड़ो, स्ट्रॉबेरी उगाने लग जाओ. तो आपने क्या किया, अपने जमीन के कुछ टुकड़े पे स्ट्रॉबेरी उगाना शुरू कर लिया. तो आपने क्या देखा, स्ट्रॉबेरी उगाने से फायदा हुआ, कुछ ना कुछ गेन हुआ. उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लैंड का जो पहले वाला क्रॉप था सैक्रिफाइस करना पड़ा, पर कुछ ना कुछ गेन हुआ, आप खुश हो गए. आपने क्या किया, और स्ट्रॉबेरीज बढ़ा दी. इस बार आप क्या नोटिस करोगे कि आपने जो लूज किया है वो ज्यादा है, कंपैरेटिवली उतना गेन नहीं हो पाया. रीजन क्या है इस बात का, क्योंकि अभी स्ट्रॉबेरीज उगाना उतना अच्छे तरीके से नहीं आता. जो गुड आप ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन थी, एफिशिएंसी थी. लेकिन जब आप ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहे हो तो आप गेन उतना ज्यादा नहीं कर पाओगे जितना आपको लूज होगा. इसी वजह से पीपीसी इस शेप में आपको दिखता है जिसका पेट ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ. यही लास्ट assumption है, the resources which are to be used to produce goods and services are not equally efficient in producing two goods. किसको बात समझ में आ रही है? प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी क्या है, पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता हुआ दिखेगा क्योंकि दोनों जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे चीज है, दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है. एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी. पीपीसी इज कनकेव टू द ओरिजिन, उसका पेट बाहर निकला हुआ है. ये बात भी हमें समझ में आ गई कि ऐसा क्यों है. चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, एनी कॉम्बिनेशन दैट लाइज ऑन पीपीसी रिप्रेजेंट्स फुलर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमने क्या बात की कि ये जो हमारा पीपीसी बन रहा है इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं
वहां पर हमारे रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। लेकिन अगर इसके अंदर आप कहीं प्रोडक्शन कर रहे हो, एज इन यहां पर मान लो 100 यूनिट्स थी, ये 0 था, एंड यहां पर मान लेते हैं 50 यूनिट्स थी। अब आप क्या कर रहे हो, इसके भी 10 यूनिट्स ही बना रहे हो और इसके भी 50 यूनिट्स ही बना रहे हो, यानी कि आप पीपीसी के रिसोर्सेज को पूरा, जो भी इकोनॉमी के रिसोर्सेज है पूरा नहीं यूज कर रहे, आप कम यूज कर रहे हो। 100 एकड़ लैंड को पूरा नहीं यूज कर रहे, 50 एकड़ को ही यूज कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज नहीं किया। अगर हम बात करें यहां पर प्रोड्यूस कर सकते हो, बाहर 100 एकड़ जमीन है लेकिन 150 एकड़ पे खेती कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट पर हम रीच नहीं कर पाएंगे, बियॉन्ड पीपीसी पॉइंट लाई नहीं कर सकता। द एक्चुअल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी इज नॉट एनी पॉइंट्स लोकेटेड ऑन द पीपीसी बट एट अ पॉइंट somewhere in the frontier it would represent inefficient use or underutilization of resources। कहते हैं कि रियल लाइफ में आप कभी भी ऑन द पीपीसी नहीं होते हो, आप हमेशा अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो। तो एग्जाम्पल से समझो, हमारा देश है, हमारे देश में इतना सारा यूथ है, इतने सारे लोग हैं जो काम कर सकते हैं, क्या सबको काम मिल रहा है? पीपीसी क्या दिखाएगा देश का, वो पॉइंट जहां पे सारे रिसोर्स को यूज कर लोगे तो बेस्ट प्रोडक्शन कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटी कितनी है, उस पॉसिबिलिटी पे हम कभी पहुंचते नहीं हैं। हमेशा पीपीसी उस पॉसिबिलिटी के करीब 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 पहुंचने की हम कोशिश करते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले, बढ़िया से बढ़िया तरीके से लैंड यूज़ हो, टेक्नोलॉजी यूज़ हो, पर मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हम हमेशा प्रोडक्शन पीपीसी के अंदर ही कर रहे होते हैं। एक्चुअल पोटेंशियल को हम कभी भी रीच नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एंड कंप्लीटली फुलर यूटिलाइज नहीं करते हैं। देन वी हैव कोई भी पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी इज अनअटेनेबल, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। शिफ्ट कब होगा पीपीसी? अगर तो रिसोर्स में चेंज आ जाए या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए। मान लो आपके पास जो 100 एकड़ जमीन थी उस पर ये पीपीसी बन रहा था, आपने 50 एकड़ जमीन और खरीद ली, रिसोर्सेज बढ़ा, अब प्रोडक्शन ज्यादा हो पाएगा। मान लो बाढ़ आ गई एंड आपकी 80 एकड़ जमीन खराब हो गई, रिसोर्स घटा, तो यानी कि अब प्रोडक्शन कम हो पाएगा एंड पीपीसी रिसोर्स घटने की वजह से अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। नाउ टेक्नोलॉजी भी सेम तरीके से काम करके, अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया तो अब सेम ही रिसोर्स से, सेम ही चीज से आप ज्यादा प्रोडक्ट बना पाओगे, तो आपका पीपीसी क्या कर जाएगा, बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो रिसोर्स तो दोनों को यूज करने के लिए सेम ही है, राइट, लेकिन टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर गुड को बनाने वाली बेटर हो जाए। मान लो पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे आपने कुछ एरिया में तो आप कुछ ना कुछ क्रॉप उगा रहे हो एंड बाकी के एरिया में टॉय फैक्ट्री लगी हुई है। नाउ टॉय फैक्ट्री में आप ऐसी कोई नई मशीन ले आए हो जिससे सेम पीस ऑफ लैंड में ही अब 100 नहीं, एक दिन में 200 टॉयज बन जाते हैं। यानी कि क्रॉप की प्रोडक्शन में तो देखो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो टॉय था उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, हाँ या ना। तो इस तरीके से आपका पीपीसी सिर्फ एक तरफ से क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। ये किसी भी गुड के लिए कर सकता है, फॉरवर्ड शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है, बैकवर्ड शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है। इसको हम बोलते हैं कि पीपीसी रोटेट कर गया है अपने ही एक्सिस पे। तो ये चीज हमें समझ में ही। दिस वाज ऑल अबाउट जो हमारा फर्स्ट यूनिट था, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड ये जो हमारे पास चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया, इसके एमसीक्यूज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, लिंक के फॉर्म में, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके जुड़ सकते हो, वहां पे आपको सारे पीडीएफ वगैरह सब चीजें मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। कोई भी डाउट्स है, कुछ भी बात है, ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ गुड डे।